हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 29 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो हर प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आगे देखने को मिले तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। उससे पहले आपको बता दें, अगर आगे की किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो 1 घंटे के भीतर आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे जरूर से जरूर 7052547003। जितने भी प्रश्न याद हो 1 घंटे के भीतर भेज दीजिए, क्योंकि 1 घंटे के भीतर ये सारा काम हो जाता है और सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन एग्जाम ऐसी डिटेल के साथ में लेकर के आ जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और एक बात और आपको बता दें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। और एक बात और, इंग्लिश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इतना एग्जाम एसेस करने से यहाँ पर पता चला है कि इंग्लिश के प्रश्न आखिर आ कहाँ से रहे हैं, तो वो भी हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। वही बुक आपको पढ़ लेना है, तो वहाँ से आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था मध्य प्रदेश के। प्रश्न का सही आंसर है इंदौर जिले में सलमान खान का जन्म हुआ था। अब देखिए, इस प्रश्न से रिलेटेड और कौन सा प्रश्न आगे बन सकता है वो भी बताते हैं। तो सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इससे एक और प्रश्न बनेगा, वो कौन सा प्रश्न है, तो ये भी मध्य प्रदेश के ही अभिनेता हैं कार्तिक तिवारी, जिन्हें अब कार्तिक आर्यन कहा जाता है। तो कार्तिक आर्यन का जन्म भी 22 नवंबर 1990 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। याद रखिएगा, अब कार्तिक आर्यन का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा पारेख का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आशा पारेख का संबंध जो है वो सिनेमा जगत से है। अब ये प्रश्न बना क्यों है आपके एग्जाम में, आइए हम आपको बताते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए, तो आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। ये बॉलीवुड अभिनेत्री है, निर्माता और निर्देशक है। ठीक है, वो 1959 से 1973 के मध्य सर्वश्रेष्ठ तारिकाओं में से एक थी। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1992 में। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सुश्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके जीवन भर के योगदान के लिए दिया गया, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, ये मुंबई की रहने वाली हैं। अब देखिए, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, 52वां किसे मिला है, और उनको क्या नाम, अमिताभ बच्चन को कौन सा मिला है, रजनीकांत को कौन सा मिला है, ये सब पढ़ कर के जाइए। क्योंकि व्यापम एक टॉपिक पकड़ लेता है, फिर उससे लगातार प्रश्न पूछता है, तो ये सब जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केन घड़ियाल अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, तो प्रश्न का सही आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का ये हिस्सा है, केन घड़ियाल अभयारण्य। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, केन घड़ियाल अभयारण्य भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में से एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह 1981 में घड़ियाल और मगरमच्छ की आबादी संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। अब देखिए, इस उद्यान से आगे क्या प्रश्न बनेगा, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो याद रखिएगा, 1981 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है। अब घड़ियाल की बात आ गई है, तो चंबल अभ्यारण्य जो है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ पर है, तो ये मुरैना में स्थित है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, चंबल नदी के ऊपर मुरैना में स्थित है। आगे प्रश्न बनेगा, पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है, उत्तर कोरिया की महिला विदेश मंत्री, पहली महिला विदेश मंत्री कौन है उत्तर कोरिया की, तो प्रश्न का सही आंसर है चो सन हुई। ये उत्तर कोरिया की जो है पहली महिला विदेश मंत्री है, इसलिए ये प्रश्न बना है और करंट अफेयर का ये प्रश्न है। आइए कुछ और जानकारी देखते हैं। तो आगे एक और महिला वाला प्रश्न है, वो भी आज ही बना है। तो पहली महिलाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको याद कर लेना है। देखिए, उत्तर कोरिया ने शीर्ष परमाणु वार्ताकार और पूर्व उप विदेश मंत्री चो सन हुई को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर को कौन सी सूची के अंतर्गत भारत में जोड़ा गया है, तो पहली अनुसूची में भारत में जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया गया है। कुछ जानकारी देखते हैं। तो देखिए, यह अनुच्छेद 370 जो है ना, वो जम्मू कश्मीर को भारत का जो संघ, भारत का राज्य होने का यहाँ पर दावा करता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संघ से 370 ही जोड़ता है। प्रश्न पूछा जाएगा 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कुछ अन्य जानकारी देखिए, तो जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है और इसे भारत के संविधान के भाग 1 तथा अनुसूची 1 में अब शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पीडीएफ आप लोग बार बार करते रहते हैं, तो देखिए पीडीएफ सुन लीजिए। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम पर, जाइए सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ आज के एक दिन बाद, यानी कल छोड़ करके परसों, आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक की कुछ पीडीएफ हमने अपलोड कर दी हैं और कुछ अभी अपलोड कर देंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए। उस पर सारी पीडीएफ उपलब्ध होंगी और आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके भी सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसे समवर्ती में रखने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए,
तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पतालों और औषधालयों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सूची इनमें वे विषय शामिल होते हैं जिनके तहत राज्य कानून बनाता है। तो राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है और संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है और समवर्ती पर ये दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ठीक है। अब समवर्ती सूची के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो समवर्ती सूची को देख लीजिए। देखिए, समवर्ती सूची में क्या-क्या आएगा? तो देखिए, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स, जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय जो हैं, वो समवर्ती सूची में शामिल हैं और संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में दोनों, राज्य भी और केंद्र भी। और जो राज्य सूची होती है, उस पर केवल राज्य, केंद्र सूची पर केवल केंद्र। कृषि जो है ना, उस पर केवल राज्य ही बना सकता है। कृषि पर कर एक बार पूछा जा चुका है, आगे पूछा जा सकता है। कृषि पर कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसे सौंपा गया था? तो लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। अब अंतरिम सरकार, अब वही टॉपिक वाली बात, व्यापम एक टॉपिक पकड़ता है तो यहाँ से अब पूरे प्रश्न बनेंगे। तो हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो आपका अंतरिम सरकार था, किसके पास क्या मंत्रालय था, देखिए कवर करा देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, तो लियाकत अली खान, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में लियाकत अली खान को वित्त तथा संविभाग जो है सौंपा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध इनको सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग और सूचना और प्रसारण सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि सौंपा गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति सौंपा गया था। तत्कालीन की बात कर रहे हैं अंतरिम सरकार की, ठीक है। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय सौंपा गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया था। आगे देखते हैं। CH भामा जो है ना, उनको खान और बिजली सौंपा गया था। लियाकत अली खान को वित्त सौंपा गया, हमने ऊपर बता ही दिया, यही प्रश्न आया है। अब्दुल रब निस्तारी को पोस्ट और एयर सौंपा गया था। आसफ अली रेलवे और परिवहन सौंपा गया था इनको, ठीक है। C राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला सौंपा गया था, ठीक है। द्वितीय चंद्रीगढ़ को व्यापार मंत्रालय सौंपा गया था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था। एक बार पढ़ करके जरूर जाइएगा, अगर आपका अगले 1-2 दिन में एग्जाम आने वाला है। अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी यही विशेषता है, कौन सा प्रश्न आया है, ठीक है, उससे संबंधित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा टॉपिक भी आपने पकड़ लिया है, ये सब जानकारी हम आपको 10 से 15 मिनट के अंदर दे देते हैं। ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देंगे। चलिए, केन बेतवा लिंक परियोजना किस उद्यान से गुजरती है? तो प्रश्न का सही आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन बेतवा लिंक परियोजना गुजरती है। तो देख लीजिए, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। यह एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति पूछी गई हैं, तो महिलाओं वाला प्रश्न ज़्यादा बन रहा है। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन, ठीक है। कुछ जानकारी देखते हैं। तो अफ्रीका राष्ट्र तंजानिया को अपनी प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन के रूप में मिल गई हैं। 61 वर्षीय महिला ने देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करके इतिहास रच दिया। तंजानिया की हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब आप छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 14 में समता का अधिकार बताया गया है। अब आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार बताया है, आइए देख लेते हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। ये लेख नागरिकों को कानून के समक्ष समान व्यवहार और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 17 बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 बताता है, छुआछूत का अंत बताता है, ठीक है। 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता बताता है। आर्टिकल 18 पूछा जाएगा, तो उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल 18 में है। और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, वो भी आप पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस की शुरुआत करते हैं। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक का संबंध किससे है? तो स्पीसीज से लेकर के स्पीसीज के बारे में जो है सिस्टमा नेचुरे पुस्तक में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब किसने लिखी थी वो देख लेते हैं। तो सिस्टमा नेचुरे कार्ल लिनियस द्वारा लिखा गया था। उन्होंने स्पीसीज माफ कीजिए, थोड़ा जल्दी में जो है ना, यही सब होता है। हम आपका बहुत कम समय लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, कार्ल लिनियस द्वारा लिखा गया था। उन्होंने स्पीसीज, प्लांटेरम, स्केंजा रेजा और जेनरा प्लांटेरम भी लिखी थी। ये सारी किताबें उनकी हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, इसको याद करना। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। आगे प्रश्न बनेगा, ठीक है। उन्होंने द्विपद नामकरण और औपचारिक रूप भी दिया था। ये सब उनकी जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं। एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, हम तीनों का आपको बता देते हैं। एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, देख लेना। एल्कीन का CnH2n-2 होता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, एक पूछा है, 2 और पूछे जा सकते हैं। चलिए, शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। ये शुगर इसमें पाई जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो इसी फ्रक्टोज को ना लेवुलोज भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे आपको मिल सकता है कि लेवुलोज,
तो लेवुलोज इसी फ्रक्टोज को कहते हैं। लेवुलोज शहद में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा है। लेवुलोज को फ्रक्टोज के रूप में भी जाना जाता है। शहद में चीनी कितनी होती है? 76%। पानी कितना होता है? 18% और अन्य अवयवों से मिलकर के बना है, जो कि लगभग 6% जो है यहाँ पर होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, ताप किस पर निर्भर करता है? तो ताप जो है वो विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। कुछ देख लेते हैं। तापमान में वृद्धि की मात्रा 3 बातों पर निर्भर करती है। कितनी ऊष्मा जोड़ी गई है, वस्तु का आकार कैसा है और वह सामग्री जिससे वस्तु बनी है। हो सकता है कुछ लोग बता रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शन में दिए हुए थे, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया था। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? इन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। प्रत्येक पदार्थ की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, जो उस पदार्थ की एक द्रव्यमान इकाई को एक तापमान इकाई तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किससे मिलकर के बनी होती हैं? तो देख लेते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के प्रोकैरियोटिक जो है आपकी कोशिका बनी होती हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरह की कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। ये प्रोकैरियोटिक की विशेषता होगी। आगे प्रश्न बनेगा, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक की विशेषता है? 1 और 2 दोनों, ए और बी दोनों, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है? चलिए, इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। उदाहरण कौन सा है? तो जीवाणु और नील हरित शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के यहाँ पर उदाहरण है। उदाहरण देख करके जाइए, हो सकता है आपसे आगे उदाहरण पूछा जाए। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। देखिए, कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पैक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं, जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। तो कार्य भी हमने आपको बता दिए, किससे बनी होती है ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आरएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ऑर्गोनॉट नामक प्रोटीन जो है वो आरएनए में पाया जाता है। कुछ अन्य जानकारी देखते हैं आरएनए का। तो एक आरएनए प्रेरित साइलेसिंग कॉम्प्लेक्स के सक्रिय घटक तथा लक्ष्य एंडियोक्लूज है, जिन्हें ऑर्गोनेट प्रोटीन कहा जाता है, जो उनके बाउंड, बाकी ये सब जानकारी आप देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है ना? बस इतना याद रखिए, ऑर्गोनोट प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आरएनए पूछा है तो डीएनए भी पूछा जाएगा, डीएनए भी आप देख लेना। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण के बाद ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी हो जाती है? कुछ ऐसा ऑप्शन में, अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था पता है? इसमें ऑप्शन में 4 लाइनें दी गई थी, फिर पूछा गया था 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 और 3 दोनों सही हैं। अब वो इतना लाइनें कोई बता नहीं पाता, क्योंकि 200 प्रश्न हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर आंसर भेज रहे हैं। आज जैसे आपका एग्जाम हो तो तुरंत आंसर भेजिएगा, ठीक है? जिससे कि बाकी लोगों की मदद हो सके। चलिए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी आज खतरनाक हो गई भाई, हिंदी बहुत खतरनाक बढ़ गई है। वाणिज्य छंद के 3 उदाहरण पूछे गए थे और बताया जा रहा है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा वाणिज्य छंद है, कौन सा क्या है। ठीक है? इनमें से कौन सी भवानी प्रसाद की रचना है? भवानी प्रसाद की रचना पूछी गई थी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछी गई थी। 2-3 रचनाएँ आज यहाँ पर पूछी गई हैं, ठीक है? तत्सम से प्रश्न आया है, उपसर्ग के 2 प्रश्न हैं, शुद्ध-अशुद्ध के 2 से 3 प्रश्न हैं। अब देखिए, पहले क्या है, क्रम से लगाने को आ रहे थे, अब क्रम लगाने का नहीं आ रहा, अब शुद्ध-अशुद्ध प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? वाच्य से 3 प्रश्न हैं और विलोम भी 2-3 पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात करते हैं, तो एक प्रश्न सीधा-सीधा मिल गया है। संख्या 28, 38, 58, 68 में किसका भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है? कुछ ऐसा प्रश्न था, ठीक है? एलिगेशन का प्रश्न अब आ रहा है। ट्रायंगल के 1 प्रश्न आया था, बॉडमास का 3 प्रश्न आए थे। कैलकुलेशन हाई कर लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे तो आप आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं तो 3 घंटे बहुत कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में केस स्टडी आ रहा है, ठीक है? अनुपात समानुपात के 2 प्रश्न हैं, पाई चार्ट के 3 प्रश्न हैं, प्रायिकता का 1 प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न, ट्रेन, ऊंचाई और दूरी भी आज पूछी गई है शाम वाली शिफ्ट में, ठीक है? ट्रिगो का भी 1 प्रश्न था, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न हैं, सीआई से 2 प्रश्न आए थे आज, ठीक है? परसेंटेज के 3 और 1 प्रश्न एवरेज से था। रीजनिंग की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, ए बी बराबर 27 है तो बी सी बराबर क्या होगा? ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? सिटिंग से 3 प्रश्न थे, नंबर सीरीज के 4 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग 2, अल्फाबेटिक सीरीज 2 और एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, बी प्लस सी का अर्थ है बी सी के उत्तर में है। तो ऐसे इसमें ऐसा दे करके और 2 से 3 प्रश्न एक ही प्रश्न से बना करके पूछा गया था, ठीक है? और नेक्स्ट आकृति के 4 प्रश्न थे, असंगत से 1 से 2 प्रश्न है, रैंकिंग के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वर्गीकरण के भी 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में देखिए, कैट एंड डॉग्स लाइफ का आपका वो पूछा गया था, क्या कहते हैं उसको, इडियम्स पूछा गया था, कैट्स एंड डॉग लाइफ। इसका अर्थ होता है कि क्वेरलसम लाइफ, यानी कि लड़ाई भरी जिंदगी, कैट्स एंड डॉग लाइफ होता है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़नी कहाँ से है। देखिए, एसएससी सीजीएल में जो भी इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेज और ये आपके एंटोनी सिनोनी पूछे गए ना, वो पूरा आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी आपको पेपर मिल जाए या प्रीवियस पेपर मिल जाए, सीधा वहीं से प्रश्न बन रहे हैं, वहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उठा करके रख रहे हैं। ये कोई किरण की बुक आती है ना, वो किरण की बुक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब अच्छे से लगा डालिए, एंटोसिनो, ये सब वहीं से पढ़ लीजिए, वहीं से सीधे का सीधा रखा हुआ मिल रहा है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एक्टिव पैसिव से 6, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3, इडियम एंड फ्रेज के 4, टेंस से 2, पैराजंबल से 4, अरेंजमेंट के भी प्रश्न आ रहे हैं और मिसपेल्ड के भी 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। मिसपेल्ड भी वहीं से पूछी जा रही है, किरण से उठा करके रख रहे हैं। किरण नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, वहाँ से सेम टू सेम प्रश्न उठा करके रख रहे हैं।
चलिए प्रबंधन की बात करते हैं तो फुल फॉर्म पूछी जा रही है और बी टू बी क्या होता है ये पूछा है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के बारे में पूछा गया था। शेयर मार्केट के प्रश्न है, डिमांड एंड सप्लाई है, मांग की पूर्ति और लोच से प्रश्न बन रहा है, एक लेखक का नाम पूछा जा रहा है, लेखांकन का एक प्रश्न है, मार्केटिंग का 2 प्रश्न, संगठन से 1 प्रश्न बन रहा है और केस स्टडी के ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। और कंप्यूटर के लिए अभी कुछ दिन पहले कल कल या परसों 27 मार्च को हमने क्या किया है, 15 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक जो प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके देखिए हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि कौन-कौन सा प्रश्न आ रहा है। तो जो बार-बार रिपीट हो रहा है ना, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके हमने एक वीडियो बना दी है 15 मिनट की। वो वीडियो आप देख लेना। ये जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी ना, इस वीडियो के अंत में जो है इसी स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसको देख लेना, वहाँ से 20-22 प्रश्न आराम से आपके बन जाएँगे, ठीक है? कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा गया था तो सीपीयू को कहते हैं। अब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेगा, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है और ये सब हम सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। सब उस एक वीडियो में हमने समाहित कर दिया है, ज़रूर देख लेना। ठीक है? एक्सेल के 2 प्रश्न थे, एमएस ऑफिस से प्रश्न था, एमएस वर्ल्ड से प्रश्न था और एमएस वर्ल्ड, एमएस ऑफिस से क्या आ रहा है वो हम उस वीडियो में बता चुके हैं। कमांड विंडो से आज प्रश्न आया था, ओएसआई मॉडल, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट का एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है? चलिए ओवरऑल क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 70 प्लस प्रश्न मैथ रीजनिंग के बन रहे हैं। हिंदी के 22 प्रश्न हैं, जीके साइंस को मिलाकर के 45 प्रश्न आ रहे हैं, कंप्यूटर के 25, मैनेजमेंट के 15 प्रश्न ही आ रहे हैं, सुबह 10 बार आए थे। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं अलग-अलग आ रहा है, देखिए सब कुछ सिस्टम वाइज़ आ रहा है, केवल मैथ रीजनिंग को मिक्स करके बनाया जा रहा है, बाकी सब कुछ 20 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो 1 से लेकर के 20 प्रश्न हैं, ठीक है? 91 से लेकर के 118 तक जो है ना वो मैथ के प्रश्न थे, ऐसे क्रम से लगा हुआ था, ठीक है? उसका रीजनिंग मिक्स कर दी उसी में, ऐसे आ रहा है, ठीक है? चलिए आज के शिफ्ट की कट ऑफ की बात करें तो 140 प्लस आज का जो है कट ऑफ जाएगा। 135 से 140 के बीच में जो भी है, वो अपने आप को सेफ ज़ोन में यहाँ पर मान सकता है, ठीक है? बाकी ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम हमने बता दिया, इसकी पीडीएफ आपको कल छोड़ कर के परसों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। सक्सेस जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएँगी। 3-4 पीडीएफ हमने डाल दी हैं, अब कंप्यूटर वाली अभी थोड़ी देर में हम डाल देंगे, ठीक है? कंप्यूटर वाली अभी नहीं, उसको हम परसों डालेंगे, ठीक है ना? आज आपको वो वीडियो जाकर के देख लेना है कंप्यूटर वाली, ठीक है? चलिए और ये हमारा नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं, जितने भी प्रश्न आपको याद रहें, वो सारे प्रश्न आपको इस पर व्हाट्सएप कर देने हैं, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर देना और जो आपका 15 मार्च से अब तक जो भी आपके केस स्टडी वाले प्रश्न आए ना प्रबंधन के, उनकी हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि केस स्टडी वाली जो वीडियो है ना, वो काफ़ी लंबी, काफ़ी बड़े-बड़े प्रश्न होते हैं, ठीक है ना? तो वो प्रश्न बनाने में समय लगता है, तो वो वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है? चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह एनालिसिस वाली वीडियो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा और सबसे डिटेल में प्रश्न आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। इसके बाद बहुत सारी वीडियो चैनल आएँगे, वो इसी की कॉपी करके थोड़ा बहुत जोड़ करके अपना वीडियो बनाकर डाल देते हैं। सबसे पहले सक्सेस जंक्शन ही वीडियो लेकर के आता है, ठीक है? जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।